हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉलिटेकहब.com में। आज हम लोग मैकेनिक्स में आगे पढ़ेंगे और आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में। तो मैं भी आपको समझाऊंगा कि आखिरकार फोर्स होती क्या चीज़ है। ठीक है बच्चे? तो देखिए, आप लोगों ने इससे पहले अपने जो प्राथमिक शिक्षा है उसके दौरान ये सीखा होगा कि फोर्स का मतलब होता है धक्का देना या फिर खींचना, है ना। धक्का या फिर देना या फिर खींचना को फोर्स कहते हैं, यानी कि बल कहते हैं। लेकिन जब आप इस लेवल के नॉलेज पे आ जाते हो, यानी क्लास 9th और क्लास 10th के बारे में आ जाते हैं, तो उसे कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास, है ना, एक एनालिटिकल लेवल हो सोच का, ये उम्मीद किया जाता है। तो आप फोर्स को हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन नहीं करेंगे जैसे पहले किया करते थे। अब हम फोर्स को एक अदर वे में डिफाइन करेंगे। देखिए, फोर्स क्या कर सकता है। ये बात तो सही है कि धक्का देना और खींचना ही बल कहलाता है और ये सब जगह ये डिफिनेशन लागू होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप एक टेक्निकल स्टूडेंट से आपसे एक एस्पेक्ट किया जाएगा कि आप एक अच्छे लैंग्वेज में एक अच्छी बात कहें। तो फोर्स के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि मेरा कोई बॉडी है। इस बॉडी के बारे में ये कहना है कि धक्का देना या फिर खींचना बल कहलाता है। तो इसके अनुसार से हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स, मान लीजिए ये फोर्स इस पर लगाएंगे तो ये एक फोर्स होगा। फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी के कंडीशन को चेंज कर सकता है ना। यानी कि आप धक्का दीजिएगा तो क्या होगा, बॉडी के कंडीशन में चेंज हो जाएगा, बॉडी स्लाइड कर जाएगा, है ना। तो जब आप धक्का दीजिएगा यानी कि फोर्स वो एक एजेंट होगा जो कि इस बॉडी के कंडीशन में चेंज लाना चाहेगा। या तो चेंज लाना चाहेगा या तो चेंज ला देगा, दो ही काम कर सकता है। सपोज कर लो कि ये बॉडी मेरा रेस्ट में है और जैसे हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी जैसे ही फोर्स लगेगा इसके ऊपर तो ये या तो स्लाइड कर जाएगा या तो लगाए गए फोर्स का अपोज करेगा। दो ही चीज़ें हो सकती है। क्या क्या हो सकती है बाबू? जैसे आप फोर्स के बारे में बात कीजिएगा, है ना, जैसे आप फोर्स के बारे में बात कीजिएगा, देखिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा कोई बॉडी है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, सतह है, जमीन है जिस पर ये बॉडी बाबू रखा गया है, ठीक है। जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, सपोज कर लीजिए कि बॉडी पहली बार मैं जब ये सोच रहा हूँ तो ये बॉडी अभी रेस्ट में है, सपोज कर लीजिए। और सपोज कर लीजिए कि आप इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा बाबू, बॉडी के कंडीशन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बॉडी अब यहाँ से स्लाइड करके, बॉडी हो सकता है कि यहाँ चला जाए, यहाँ से बॉडी स्लाइड करके यहाँ तब जाएगा जब आप इस पर एडेक्वेट अमाउंट में फोर्स लगाओगे। मैं कहने का मतलब है पर्याप्त अमाउंट में फोर्स लगाओगे। कहने का मतलब है बॉडी का पोजीशन पहले में एक पॉइंट पर था, अब दूसरे पॉइंट पर जा रहा है। इसका कारण एकमात्र है कि इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ बाबू कि बॉडी के प्रारंभिक अवस्था में चेंज आ गया। सपोज कर लीजिए कि यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप इस पर अगर फोर्स लगाइएगा तो हो सकता है कि ये बॉडी स्लाइड ना करे, लेकिन यहीं पर बना रहे, है ना। सपोज कर लीजिए कि ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, मैं इसको अब धक्का दे रहा हूँ तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये बोर्ड पीछे चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैं जितना फोर्स से इसको धक्का दे रहा था, बोर्ड उतना फोर्स हमारे हाथ के ऊपर लगा रहा था, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन हाँ, जो मैंने फोर्स लगाया उसके कारण क्या होगा, इस डिजिटल बोर्ड की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है ना। इस डिजिटल बोर्ड की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, या तो परिवर्तन हो जाएगा या फिर हो सकता है, यही दो बात होगी। कहने का मतलब है कि फोर्स उस कारक को कहते हैं, यानी कि बल उस कारक को कहते हैं जो कि, है ना, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है या फिर लाने की चेष्टा करता है, ऐसा कहते थे हम लोग, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहे तो एक बात आराम से कह सकते हैं, अगर हम लोग डिफाइन करना चाहे तो एक बात आराम से कह सकते हैं कि फोर्स क्या होगा, वो एक प्रकार का एक्सटर्नल एजेंट होगा। क्या कह सकते हैं हम लोग, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच टेंड्स टू चेंज और एक्चुअली चेंज इज द स्टेट ऑफ बॉडी, अगर बॉडी जाके रेस्ट रहेगा या फिर बॉडी मोशन में रहेगा, ठीक है। तो बॉडी क्या कर रहा है वो, फोर्स एक प्रकार का एक्सटर्नल एजेंट है, मतलब कि बाहरी कारक है जो क्या कर रहा है, जिसके जो व्हिच टेंड्स टू, यानी जिसके पास प्रवृत्ति होती है चेंज और एक्चुअली चेंजेस,
या तो वो प्रवृत्ति होती है कि वो चेंज कर सकता है या फिर चेंज कर देगा, है ना। चेंजेस द स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेट ऑफ बॉडी क्या हो सकता है, या तो रेस्ट में बॉडी हो सकता है या फिर बॉडी मोशन में हो सकता है। तो बॉडी के स्टेट यानी कि अवस्था में चेंज कर सकता है और कॉज डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। इस बात का कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि जो हम अगर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, बॉडी में डिफॉर्मेशन भी होता है, यानी कि बॉडी की आकृति में, बॉडी का शेप एंड साइज में कुछ विकृति देखने को मिलता है, कि उसमें कुछ है ना परिवर्तन देखने को मिलता है। सपोज कर लीजिए कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, है ना, और क्या करता है कोई, मतलब कि आप किसी से लड़ लिए तो आपका जो है ना एंटी पार्टी होता है जिससे आप लड़ते हैं, वो आकर आपके मुंह को बर्बाद कर देता है, मतलब कि आपके मुंह पर वो अनवांटेड फोर्स लगाता है, बढ़िया से 2-4 बॉक्सिंग मारता है आपको, तो उस पर क्या होता है कि आपका मुंह का शेप खराब हो जाता है, नहीं किसी का मुंह फूल जाता है, तो इस प्रकार की बातें होती है। तो वहाँ पर क्या होता है बाबू, फोर्स लगाता है, तो क्या हो गया, हमारे बॉडी में डिफॉर्मेशन हो गया, उसी को बोलते हैं। यानी कि डिफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, किसी बॉडी की स्थिति में परमानेंट जो चेंज होता है ना, उसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया होगा कि फोर्स की फीलिंग क्या है। मैंने ये बताया कि फोर्स उस एजेंट को बोलते हैं, उस एक्सटर्नल एजेंट का नाम है फोर्स, जो कि किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन ला सकता है या तो लाने की चेष्टा कर सकता है। मतलब कि अगर इंग्लिश में कहे इस बात को तो कह सकते हैं फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट व्हिच चेंजेस और ट्राइज टू चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस द इनिशियल कंडीशंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड आल्सो कॉजेज फॉर द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है बाबू, चलिए, there are different kinds of force such as gravitational force, frictional force, magnetic force और inertial, और these are caused by mass and acceleration। ये जो बाबू inertial force है ना, इनर्शियल फोर्स है, ये जनरली किसके तरह काम ये एक्ट करता है, मास के तरह एक्ट करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन सारे प्रकार के फोर्स के बारे में आप लोग सुने होंगे, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में सुने होंगे, है ना, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सुने होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुने होंगे, ये सब फोर्स के टाइप्स होते हैं, नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये वो फोर्स होता है जो कि ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगता रहता है, नहीं, ताकि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है, जितने भी प्लैनेट्स अवेलेबल है, उनके बीच में स्टेबिलिटी बना रहे। बिना ग्रेविटेशन का हम लोग अपनी लाइफ की कामना नहीं कर सकते हैं, वो लाइफ होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों के बीच में एक फोर्स का नेटवर्क काम करता है ना। बहुत सारे मान चलिए हम हैं, आप हैं, और सारे लोग हैं, उन लोगों के बीच में क्या है, हमेशा फोर्स लगता रहता है और वो फोर्स बैलेंस्ड रहता है। जानते हो बाबू, जिस दिन ये फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाएगा ना, उस दिन इस दुनिया की है ना विनाश तय है। यूं समझ लीजिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। तो फ्रिक्शनल फोर्स स्पेशली एक टाइप का फोर्स होता है जिसमें क्या होता है कि जब दो बॉडी अपने सतह से मोशन करती है, सपोज कर लीजिए एक सतह ये है ना, यानी कि एक बॉडी का सतह ये है, दूसरा बॉडी का सतह ये है। अब दोनों बॉडी का सतह अपने कंटेक्ट में जब मोशन करेगा तो यहाँ पर आगे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलपमेंट करेगा, नहीं, मतलब कि ऐसा फोर्स जो कि दो बॉडी के कांटेक्ट सरफेस के बीच में लगता हो, है ना, और उन दोनों बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन जो हो रहा होता है उसको अपोज करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। अब बात करता हूं मैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करना चाहूँ तो इस बात का उदाहरण सीधे सीधे समझिए, ये चुंबकीय फोर्स उसको बोलते हैं, नहीं, चुंबकीय मतलब कि आजकल जो भी आप देखते होंगे मार्केट में एक अलग टाइप का चुंबक घूम रहा है। क्या घूम रहा है ना, देखो मार्केट में चुंबक क्या घूम रहा है कि तुम स्टूडेंट हो और सपोज करो कि तुम बॉय हो, है ना, अब मार्केट में जाते हो तो एक सुंदर कन्या बगल से गुजर जाती है, तो उसमें क्या ऐसा होता है, बहुत सारा अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर क्या होगा कि हर एक जो सुंदर कन्याएं हैं एक चुंबक की तरह बच्चों को आकर्षित करती रहती हैं। इस प्रकार से हर एक जो बालक है वो हर एक कन्याओं को चुंबक की तरह आकर्षण करती रहती है, आकर्षण, है ना, उन लोगों में आकर्षण होता है इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा,
वो मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी होता है उसके द्वारा एक्ट होता है। या तो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी, आप जैसे कि मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया सुंदर कन्या और बालक के बारे में, है ना, तो इस प्रकार से इस चीज को समझिए, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स भी एक टाइप का फोर्स रहता है जो कि जनरली, है ना, मैग्नेटाइट जो कि एक प्रकार का क्या है, मैग्नेटाइट क्या है बाबू, मैग्नेटाइट एक प्रकार का आयरन का, है ना, फॉर्मेट होता है वो, नहीं मैग्नेटाइट नाम के फॉर्मेट में ये मैग्नेटिक फोर्स पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से जो फोर्स के जितने भी टाइप्स थे वो आपको क्लियर है, फोर्स का डेफिनेशन आपको क्लियर है। मैं अब आपको कुछ आगे बढ़ाता हूँ, चलिए। ये स्लाइड नहीं करेगा तो बस चलिए, आप लोगों को एक बात पता चला होगा यहाँ से कि फोर्स क्या कर रहा था। फोर्स क्या कर रहा था बाबू, की इनिशियल कंडीशन में चेंज ला रहा था। ठीक, चलिए अब फोर्स से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। तो बताइए, फोर्स का डेफिनेशन न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है ना। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अब मैं ये क्या कह दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से सुनो बाबू, है ना, ध्यान से सुनो ना तो लाइफ में, है ना, दिक्कत आ जाएगा। ये लो, चलो, तो मैंने ये कहा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो बॉडी पर लगाते हैं हम लोग जो भी फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी में होने वाले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये क्या है, इसको समझिए, है ना। तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ किसके ऊपर, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। आप लोगों को लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, न्यूटन के 3 लॉज हैं मोशन से रिलेटेड। पहला लॉ कहता है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था बने रहना चाहिए, वो हर एक वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में बने रहना चाहती है जब तक कि आप उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब एवरीबॉडी ट्राइज टू मेंटेन देयर इनिशियल कंडीशन इफ इट इज अनलेस एक्टेड बाय एनी अनबायस्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर मान चलिए दूसरी बात का दूसरा लॉ के बारे में बात करेंगे तो ये लॉ कहता है, देखिए फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं, है ना। फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ जो मोशन का है वो कहता है कि मान चलिए किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी की स्थिति में परिवर्तन होगा, और वो जो परिवर्तन होगा उस वस्तु के में होने वाले संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा, वो लगाया गया जो फोर्स होगा वो। कहने का मतलब है जो लगाया गया फोर्स होगा उस बॉडी के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। तो कहने का मतलब सपोज कर लीजिए कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है, तो रेट ऑफ चेंज किसी का रेट निकालना रहता है उसमें तो क्या करते हैं हम लोग, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। नहीं तो बताओ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बाबू, है ना, डेल्टा पी। अब बताओ, एक चीज पूछूंगा, अभी ध्यान से देखो। डेल्टा पी कहने का मतलब क्या होता है, डेल्टा पी कहने का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। कहीं भी बाबू लगा हुआ है डेल्टा कहने का मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस होता है। ये क्या एक साइन है जिसका मतलब होता है डिफरेंस। क्या, डिफरेंस। तो बताओ डेल्टा पी कहने का मतलब क्या होगा कि दो टाइप का, मतलब कि दो, है ना, मोमेंटम का डिफरेंस होगा। तो सपोज कर लीजिए कि किसी केस में मोमेंटम P1 है और किसी केस में मोमेंटम P2 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा पी कहलाएगा। इस बात का फिजिकल मीनिंग समझो बाबू, इस बात का फिजिकल मीनिंग समझो, है ना। इस बात का फिजिकल मीनिंग कैसे समझोगे, सपोज कर लो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड पर हम लोग क्या करते हैं बाबू, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड पर क्या किए, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे डाल दिए। सपोज कर लो कि इस ऑब्जेक्ट का मास m है। सपोज कर लो कि इस ऑब्जेक्ट की स्थिति जो है अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। अगर रेस्ट में रहेगा तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान है कि नहीं। चलो अब क्या करते हैं, इस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं F। क्या लगाते हैं बाबू, फोर्स लगाते हैं F। अब जैसे ही इस पर फोर्स लगाएंगे तो बताओ बाबू, फोर्स एक कारक होता है ना जो कि बॉडी की इनिशियल कंडीशन में चेंज लाएगा, फिर चेंज लाने का प्रयास करेगा। ये बात समझ में आता है। तो ये देखिए यहाँ से जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी की कंडीशन में स्लाइडिंग होगा। क्या होगा, बॉडी स्लाइड करेगा। और सपोज चलिए बॉडी यहाँ पर आ गया है, तो बताओ ये मास बॉडी का यहाँ पर m था तो यहाँ पर जाके m ही रहेगा, है ना। क्योंकि पता है कि तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पृथ्वी पर है और आपको अगर चंद्रमा पर ले जाएं, चंद्रमा पर आपको स्टूडेंट नहीं बकरी बना दे तो ये मास कांस्टेंट रहेगा बाबू। समझते हो, कहने का मतलब ये हुआ कि मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा एवरीवेयर। हाँ, वेट में चेंज होता है, तो वेट में चेंज कैसे होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर जाता है। नहीं तो स्मॉल g की जो वैल्यू होती है, मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन,
उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है। अब देखो बाबू यहाँ से जैसे कि मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी के कंडीशन में चेंज होगा। तो सपोज करो यहाँ बॉडी की वेलोसिटी यू थी, अब इस बॉडी की वेलोसिटी भी हो जाती है। तो बताओ बाबू यहाँ पर इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम किसको बोलते हैं? संवेग को बोलते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? मास गुना, बताओ क्या होता है? मास गुना वेग होता है। मतलब कि मास और वेग का जो प्रोडक्ट होगा उसको संवेग बोलेंगे, है ना। क्लास 9th में खूब पढ़ा है आप लोग, है ना। तो चलो, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा क्या? एम बी। यहाँ पर मोमेंटम क्या होगा बाबू? एम बी। पी बराबर यहाँ पर क्या होगा? यू है तो एम यू हो जाएगा। पी बराबर क्या हो जाएगा? एम यू हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? पी बराबर बताओ तो एम भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी भी है, यहाँ पर वेलोसिटी यू है। अब देखो बाबू चेंज क्या हुआ? तो या इसमें से इसको घटा लो या तो इसमें से इसको घटा लो, है ना। तो इसमें से हम क्या करते हैं? इसको घटा लेते हैं। तो बताओ क्या होगा बाबू? एम भी में से एम यू घटा लेंगे तो यही तो चेंज होगा मोमेंटम में, और इसका रेट निकालना है। और किसी भी चीज़ का रेट निकालना रहता है तो क्या करते हैं? उसमें टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ये बात समझ में आता है कि नहीं आता है? तो चलो बाबू, अगर यहाँ से हम लोग अगर रेट निकालना चाहेंगे कि चेंज इन मोमेंटम का रेट क्या है, तो बताओ तो एम भी में से एम यू, पहले तो हम निकालेंगे कि चेंज इन मोमेंटम क्या है। तो डेल पी बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो, है ना। एम भी माइनस एम यू हो जाएगा, एम भी माइनस एम यू हो जाएगा। अब इसका मान चलो रेट निकालना है तो क्या करो बाबू? कुछ नहीं, टाइम से भाग कर दो। जितना यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना भी समय लगा है, समय अंतराल, टाइम इंटरवल, उससे डिवाइड कर दो। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट ये हो गया। ठीक है, इतना बात जो हम कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, तो यही है, मोमेंटम में चेंज है उसका रेट। बात समझ में आया क्या? अब कह रहा था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि ये बात है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स लगाया गया के। बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे थे इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स आप लगाइएगा उतना चेंज होगा इसमें। बात समझ में आया? जितना फोर्स लगाइएगा उतना रेट ऑफ चेंज मिलेगा, उतना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज मिलेगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये होता है सीधा अनुपात में होना, समानुपात में होना, है ना। दो प्रकार के अनुपात होते हैं ना, समानुपात और व्युत्क्रमानुपात। तो समानुपात में होगा यह चीज। तो यहाँ से देखिए बाबू, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा? डेल पी डिवाइडेड बाई टी। और डेल पी की जगह पर, डेल पी डिवाइडेड बाई टी की जगह पर कहने का मतलब ये हुआ इस पर टी से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया, अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बाबू? एम भी में से एम यू को माइनस कर लो, डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान से देखो इस चीज को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एम भी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी के। अब देख मेरे भाई, और यहाँ से एक काम करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तो हटाना पड़ेगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लाने के लिए। हम इसका एनालिसिस करना चाहते थे। देख भाई, अगर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हटाएंगे तो इसमें इक्वल लाते हैं। ठीक है, इक्वल जैसे ही इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, है ना। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी उसको बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर जैसे हम इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, जो कि हर एक रिलेशन के लिए अलग अलग होता है ना। चलो, तो इस प्रकार से इस रिलेशन के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो होगा बाबू 1 आएगा। कितना आएगा? 1 इंटू क्या हो जाएगा? एम भी माइनस एम यू बटा टी। अब भाई 1 का कोई मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन में? कुछ नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे? मिटा देंगे। तब देखो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? एफ इक्वल्स टू P2 माइनस P1 बटा T लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है बाबू। मतलब कि सेकेंड कंडीशन में मोमेंटम क्या है, फर्स्ट कंडीशन में मोमेंटम क्या है। सेकेंड कंडीशन में एम बी हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा? एम यू हो जाएगा। तो बाबू एक काम करना आप लोग, है ना, इसके साइड में ये वाला फिगर बना लेना, ठीक है, और उसके अनुसार से ये चीज़ लिखना तो बेहतर रहेगा। अब देख भाई कि ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, चलो अब हम लोग काम कर रहे हैं क्या? ये जो चीज़ आपको दिख रहा है कि एफ, यहाँ से देखिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम भी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। अब देखो भाई, इसमें से अगर हम एम कॉमन करेंगे तो एम कॉमन कर लीजिए, तो क्या इसमें भी बच जाएगा, इसमें यू बच जाएगा, तो भी माइनस यू बाई क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अब बताओ तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, भी बराबर क्या होता है? यू प्लस ए टी होता है कि नहीं होता है? और यहाँ से निकालो तो ए की वैल्यू भाई भी माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा? ए टी। और आगे काम करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा? भी माइनस यू अपॉन टी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब बताओ भी माइनस यू बाई टी के जगह पर क्या भर सकते हैं हम लोग? यही वाला ए भर देंगे। क्या भर देंगे? ये वाला ए भर देंगे। तो बताओ बाबू ए बराबर क्या हो जाएगा? एम तो पहले से था, और जब ए भरेंगे तो क्या हो जाएगा? एम इंटू ए। कहने का मतलब ये हुआ
कि यहाँ से अगर बात किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस बात को ध्यान रखना है, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कहाँ से मिला, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिला। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज टर्म्ड एज फोर्स। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? कहने का मतलब ये हुआ, अब आपको यहाँ से है ना फोर्स का डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा। तो आपके एग्जामिनेशन में बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि है ना फोर्स का डिफिनेशन कहाँ से मिलता है, तो आपको कहना पड़ेगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रकार से इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा प्रचार प्रसार की बात कर लेते हैं। बात यह है बच्चे कि अगर आपको इस पूरी कोर्स का, इंटायर कोर्स का कवरेज चाहिए बढ़िया से एकदम, है ना, कि आपको प्रॉपर नोट्स मिले, क्लास टेस्ट आप ज्वाइन करें, उसके अलावा है ना आपको समय समय पर है ना हम पिंग करते रहेंगे कि हाँ बाबू आइए पढ़िए पढ़िए। तो इस सब चीज़ के लिए आपको हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन है ना एप्लीकेशन का लिंक डाला जा चुका है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लीजिए। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा कि सर जी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ पैसे पेमेंट आपको करने पड़ेंगे, है ना, तब जाके आपको क्या होगा कि पूरा कोर्स दिया जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा फुल कोर्स का कवरेज आपको चाहिए ना, तो आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। ठीक है, और ऑनलाइन आइए, हमारे प्लेटफॉर्म पर आप जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा ऐसा मुझे उम्मीद है। तो इस प्रकार से है ना आज के लिए बस इतना ही, आते हैं फिर अगले लेक्चर में बात करते हैं। धन्यवाद।